स्कूल शाहदा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 9 जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी लिखित भाग 2। तो भाग 1 में हमने जो देखा वो संक्षिप्त में देखते हैं। भाग 1 में हमने देखा कि अमृतलाल नागर जी जो है लेखक, एक प्रसिद्ध लेखक है, देशभक्त है और उनसे मुलाकात करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी गए हुए और उनसे कुछ सवाल किए हैं और अमृतलाल नागर जी उनके जवाब दे रहे हैं। तो अमृतलाल नागर जी ने उनके जीवन में, उनके लेखन कार्य में या देश सामाजिक तौर पर जो जो हुआ वो अपने लेखन में दिया हुआ है। तो कुछ सवाल उन्होंने पूछे थे। तो तिवारी जी ने नागर जी से पूछा था कि आपने लिखना कब आरंभ किया। मैं आरंभ में ले चलता हूँ, आपके भूतकाल में, लेखन के भूतकाल में ले चलता हूँ। तो वो आपने लिखना, आप कहाँ से प्रेरित हुई? तो वो कहते हैं कि साइमन कमिश्नर के बहिष्कार के समय जो पहली उनकी कविता उन्होंने लिखी वो अपने आप उस स्थिति को देखकर वो अपने आप फूटी और उन्होंने वो कविता लिखी। उसके बाद अपशकुन कहानी संग्रह उन्होंने लिखा और उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, देशी विदेशी कहानी संग्रह उन्होंने पढ़ा। उसके साथ साथ प्रेमचंद के लेखन को पढ़ा, उपन्यास जैसे रानी चौधराई, आनंदमठ जैसे उपन्यास पढ़े और उनकी पहली कहानी छपी अपशकुन। और उसके बाद लेखक ने उनसे सवाल पूछा कि क्या ये सारे लेखक आपके आदर्श है? तो वो कहते हैं नहीं। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आपने गांधी जी से प्रेरित हुए? तो कहते हाँ हुआ, परंतु पापा जी ने उन्हें रोका। और उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पूछ रहे हैं कि क्रांतिकारी आंदोलनों में आपने हिस्सा लिया क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, पिताजी के डांट के कारण, पिताजी सरकारी कर्मचारी थे इसलिए वो क्रांतिकारी आंदोलन में नहीं गए। तो आर्य समाज जैसे सामाजिक आंदोलन हो रहे थे उस समय, क्या उन्होंने उसमें आपने हिस्सा लिया? तो वो कहते हैं कि सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा लेने से उनके पिताजी ने कभी नहीं रोका। उनके घर के संस्कार थे, उनके पिताजी खुद सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते थे, दुखी लोगों की मदद करते थे और उनके कुछ लिखान में गरीबों पे प्रति करुणा दिखाई देती है। तो तिवारी जी पूछते हैं कि आपके लिखान में गरीबों के प्रति करुणा दिखाई देती है। तो वो कहते हैं कि उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी उसको देखकर ही मैंने सब कुछ लिखा है। और उसके बाद और उन्हें एक प्रश्न पूछा गया कि आपका पहला उपन्यास कौन सा? तो उन्होंने कहा कि उनका पहला उपन्यास जो है वह है महाकाल और उसका बाद में नाम चेंज हो गया, बदल हो गया और भूख इस नाम से उपन्यास परिचित हो गया। यहाँ तक हमने लेसन देखा है। आगे देखते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी नागर जी को और कौन कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं और क्या क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। विश्वनाथ तिवारी जी नागर जी से सवाल पूछते हैं कि आपके समय के जो जो लेखक थे उन कौन से लेखकों के संपर्क में आकर आप प्रभावित हुए? उस समय नागर जी उन्हें जवाब देते हैं और कहते हैं जैसे जगन्नाथ रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी और लक्ष्मीधर वाजपेयी, इन लेखकों के संपर्क में वो आए और कहते हैं कि माधव शुक्ल जी जो है वो उनके घर आए जाया करते थे और अजान बाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और अपने कुर्ते की जेब में जालियन बाग वाला हत्याकांड जहां पे हुआ था वहां से सनी हुई, खून से सनी हुई मिट्टी हमेशा रखा करते थे। तो इस तरह लक्ष्मीधर वाजपेयी जो है वो अपने देश से बहुत प्रेम करते थे, तो वो लेखक उनके घर आते जाते थे। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमेशा वह लेखक जो है वह शरतचंद्र जी से मिलने के लिए, लेखक शरतचंद्र जी से मिलने के लिए 1931 से लेकर 1937 तक, 1931 से लेकर 37 तक प्रतिवर्ष वह कोलकाता शरतचंद्र जी से मिलने के लिए जाते थे। तो इस तरह उन्होंने कौन कौन से लेखकों के संपर्क में वो आए और प्रभावित हुए उनके नाम
यहाँ पे दिए हुए। उसके बाद वह अगला सवाल पूछते हैं कि पुरातन साहित्यकारों में आप किसे आदर्श मानते हैं, कौन से लेखक आपके आदर्श हैं। तो कहते हैं कि तुलसीदास को तो मुझे घुटी में पिलाया गया है। इसका मतलब यह है कि जन्म से ही, जैसे बालक जन्म लेता है और वह छोटा होता है, उस समय उसे अलग अलग रोगों से बचने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दी जाती है और उसे वह हमेशा के लिए तंदुरुस्त हो जाता है और प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। तो वो कहते हैं कि तुलसीदास को तो मुझे घुटी में पिलाया गया है। इसका मतलब है बचपन से ही उन्होंने तुलसीदास के साहित्य को पढ़ा है। उनके पिताजी हर शाम को उन्हें रामचरितमानस का पाठ पढ़ने के लिए कहते थे और खुद सुनते थे उनसे पढ़वाकर, और इतना ही नहीं, उनसे जबरदस्ती उन श्लोकों को याद कराते थे रामचरितमानस से। इसीलिए वो कहते हैं कि तुलसीदास मुझे घुटी में पिलाया गया है। उसके बाद लेखक उनसे अगला सवाल पूछते हैं और तिवारी जी जो है वो अगला सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि आपके जो खंजन नयन ये जो पुस्तक है उसमें अंधहीनों के चमत्कारों का, तुलसीदास के चमत्कारों का वर्णन किया हुआ है। क्या आपका इन पर विश्वास है, चमत्कारों पर विश्वास है? तो वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि अंधों के चमत्कार हमने देखे, अंध व्यक्तियों ने की हुई जो भविष्यवाणी है, आज तक बहुत सारे अंध व्यक्तियों ने की हुई चमत्कारिक भविष्यवाणी जो है वो सच हुई है। इतना ही नहीं, पंचशील के समय हुआ यह था कि भगवान और असुरों के बीच जो हो रहा था, उस समय ये प्रश्न विवाद उठा था कि असुर जो है जन्मांध है कि नहीं, क्योंकि असुर जीते थे इसलिए, और असुर अंधे थे परंतु वो जीते। तो ये सवाल था कि सच में वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे क्या नहीं, तो एक चमत्कार था। तो उसके लेखक कह रहे हैं कि आंख तो माध्यम है और मन जो है वो देखने का काम करता है, इसीलिए वो कहते हैं कि जो चमत्कार खंजन नयन में उन्होंने जो चमत्कारों का वर्णन किया है उस पर उन्हें विश्वास है। अगला सवाल वो पूछते हैं कि क्या आपने अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? आप जो लिखते हैं उसकी परख आपने की है कि आप कितने सार्थक हुए, कितने सक्सेस हुए, कितने लोगों को आपका लिखान पसंद आया? तो तिवारी जी जो है उनसे ये प्रश्न पूछने के बाद नागर जी उत्तर देते हैं, हाँ, मुझे बहुत सारे पठकों के पत्र मिले हैं और उनसे ये मुझे पता चलता है कि मेरे उपन्यासों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है और उससे मुझे पता चलता है कि मुझे मेरे लेखन में कितनी सार्थकता मिली, लोगों को कितना पसंद आया है। ऐसे वो उस सवाल का जवाब देते हैं। फिर वो अगला सवाल पूछते हैं कि आपने बहुत भ्रमण किया है, आप बहुत घूमे हैं, आपने बहुत ट्रैवलिंग की है, सफर किया है, क्या सही है? तो कहते हाँ, मैं पूरा भारतवर्ष, पूरा भारत खंड, अपना भारत देश घुमा हूं। तो पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर कश्मीर तक उन्होंने पूरा भारत देखा। और वो कह रहे हैं कि इसका फायदा यह हुआ कि जहां जहां वो गए वहां के लोगों के कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में उन्हें जानकारी मिली और मनोविज्ञान जो है वो बढ़ा और उनकी खुद के चरित्र में परिवर्तन हुआ भारतवर्ष घूमने का। तो इस तरह उन्होंने भारत भ्रमण भी किया हुआ था। तो इस तरह प्रश्न और आगे पूछ, समय के लेखकों में आप किसे पसंद करते हैं? तो नागर जी कहते हैं, अगर सच कहूं तो मैं एक व्यक्ति से बहुत प्रेम करता हूं और वह है रामविलास शर्मा जी, जिनको वो बहुत पसंद करते थे। और कहते हैं अगर प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का देशी विदेशी कहानी संग्रह मिल जाए तो वह पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद बदलते हुए समाज का चित्रण जो है वो टॉल्स्टॉय और अंतम चेखव की साहित्य भी उन्हें बहुत पसंद थे पढ़ने के लिए। तो इस तरह रामविलास शर्मा, अंतम चेखव, टॉल्स्टॉय और देशी विदेशी
संग्रह, कहानी संग्रह वो पढ़ना चाहते हैं। ये जवाब उन्होंने तिवारी जी को पूछते हैं कि आपने पत्रों का भी बहुत संकलन किया है, पत्रों को इकट्ठा करके रखा हुआ है, संग्रहित किया है, संकलन किया है। तो कहते हाँ, मैंने बहुत सारे पत्रों को इकट्ठा किया हुआ है, परंतु वह व्यवस्थित नहीं। अलग अलग जाति धर्मों के, अलग अलग जाति रिवाजों के पत्रों को मैंने इकट्ठा किया हुआ है। उनके जो सामाजिक व्यवस्था है उसके लिए उन्हें बहुत घूमना पड़ा। वो कहते हैं उनको ये जाति जाति के रिवाजों को इकट्ठा करने के लिए उन्हें बहुत घूमना पड़ा। इतना ही नहीं, उस जाति के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे मिलना पड़ा, उनकी प्रथाओं के बारे में बुजुर्ग लोगों से ही जानकारी प्राप्त हुई। और वो कहते हैं कि वहां पर बड़े बूढ़ों से मैं मिलने के लिए गया और बड़े बूढ़े लोगों से उन्होंने उनके जो पुरातन रीति रिवाज है, शादी हो या कोई सामाजिक रीति रिवाज है, उनके बारे में हर एक जाति, अलग अलग जाति, भारतीय समाज में जो अलग अलग जाति है उनसे मिलकर उनकी सामाजिक प्रथाओं को उन्होंने इकट्ठा किया और अपने गदर के फूल इस पुस्तक में उन्होंने लिखा हुआ है। तो इस तरह वो खुद उस जाति के लोगों से मिले, बड़े बुजुर्ग लोगों से मिले और जो सच था वही उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है। उसके बाद अगला सवाल तिवारी जी, क्या आपने आपके उपन्यासों को लिखने के लिए बहुत फील्ड वर्क किया, क्या सही है? तो कहते हाँ, मैं बहुत घूमा, नाचो बहुत गोपाल, इस उपन्यास को लिखने के लिए मुझे बहुत घूमना पड़ा। यहाँ तक कि सफाई कर्मचारियों के बस्ती में जाकर उनके रीति रिवाजों का अध्ययन किया, उनके रीति रिवाजों को जाना, उनके जो जीने का तरीका है, उनके जो रिवाज है, पद्धति है, उनको जानकर उन्होंने ये उपन्यास लिखा, नाचो बहुत गोपाल। और इसलिए उन्हें बहुत घूमना पड़ा, फील्ड वर्क करना पड़ा। उसके बाद अगला सवाल वो पूछते हैं कि आप मन और प्राण दोनों को अलग अलग मानते हैं कि एक मानते हैं? तो कहते हैं कि मन और प्राण दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन की गति जो है बहुत तेज दौड़ती है, हमारा मन बहुत तेज दौड़ता है और एक ही क्षण में कहाँ का पहुंच जाता है। हम यहाँ खड़े हैं और हमारा मन पूरा मार्केट शादा का एरिया घूमकर आ सकता है। और प्राण जो है उसको वहां खींचना पड़ता है, प्राण को मन के तरीके से खींचना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है। और वो कहते हैं मन जो है एक निर्मल जल की तरह है, निर्मल जल जो होता है उसको जिस रंग में रंगा जाए उस रंग का वो हो जाता है। तो संस्कारों से रंगा जाता है मन को और वो उसके गहरे संस्कार उस पर पड़ते हैं। तो इसीलिए मन जो है प्राण की गहराई है, अति है, ऐसा वो कहते हैं। वो पूछते हैं कि सूर्य इस किताब में आपने तो मन को ही पकड़ा है, ऐसा प्रश्न वो पूछते हैं कि आपने मन के बारे में लिखा हुआ है। तो नागर जी कहते हैं हाँ, मन को ही पकड़ा है और ऐसा लिखा भी है कि 10 दिशाओं में मैं देख लेता हूं। तो वो कह रहे ये बात सच है, मन 10 दिशाओं में देख सकता है। जब पूरी शक्ति आत्म केंद्रित हो जाए, एकत्र आ जाए, तो इंट्यूटिव आई बना लेती है। इंट्यूटिव आई इसका मतलब यह है कि अंदर से भी हमें ना आंखों से ना देखते हुए भी मन से, मन की गहराई से हमें अंदर से सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो ऐसा वो कहते हैं कि मन की शक्ति, मन की पावर बहुत गहरी है। उसके बाद अगला वो तिवारी जी जो है बात करते और कहते हैं कि नागर जी, हमने आपका बहुत समय लिया और इतना ही नहीं, आपके उम्र का और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया हमने और आपसे बहुत कुछ पूछा, बहुत सारे सवाल किए। तो नागर जी कहते हैं अभी तो मेरा स्वास्थ्य ठीक है, परंतु पत्नी की मृत्यु के बाद मेरी स्वास्थ्य की कोई परेशानी नहीं है, आप चिंता मत करो। परंतु पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन सी आ गई है, मन टूट सा गया है। और आप इतना ही बनाइए, इतना ही सोचिए कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं और इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं। मेरा मन बहलाने के लिए, टूटा हुआ मन जो है उसको खुश करने के लिए लिखना ही मेरे लिए सब कुछ है, इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। और इसीलिए इस आखिर में वो कहते हैं आप मनाइए
इतना ही सोचिए कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, और इसलिए इस पाठ का नाम उनके वाक्य से ही हमें दिया गया है। तो एक अच्छे लेखक के बारे में जानकारी उनके सवालों द्वारा, साक्षात्कार द्वारा इस पाठ में हमने प्राप्त की। तो इस तरह उनके जीवन परिचय, साहित्य, लेखन, पुस्तकों के, किताबों के नाम हमें इस पाठ में जानकारी मिली। तो स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जो आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पाठ।